आप इस एपिसोड को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल राज केबल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राज केबल नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल की साप्ताहिक गतिविधियां। आइए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख गतिविधियों पर। कोरोना के डर से सहमा अपना मध्य प्रदेश, एहतियात के तौर पर दी गई जानकारी। किरर घाट में बस दुर्घटनाग्रस्त 2 सवारियों की मौत। रामनगर थाना में लोकायुक्त का छापा, प्रधान आरक्षक पर मामला पंजीबद्ध। कोतमा लहसुई कैंप मार्ग की हालत अत्यंत जर्जर, जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं ध्यान। जतेहरी ब्लॉक में खेल मैदान की राशि हुई बंदरबाट, मैदान के अंदर चट्टान, पेड़ और विद्यालय। अमरकंटक से अनूपपुर आ रही गहरवार ट्रेवल्स की यात्री बस किरर घाटी में ब्रेक फेल हो जाने से चट्टान से टकरा गई। उक्त दुर्घटना में इलाज के दौरान 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। अमरकंटक से अनूपपुर जा रही गहरवार बस MP 18 P0241 किरर घाट में अनियंत्रित होकर चट्टान से टकरा गई, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार 10 लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। उसी सड़क दुर्घटना में इलाज के दौरान 2 यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों में कोमल सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी बसनिया और राम निहोर चंद्रवंशी उम्र 35 वर्ष निवासी करौंदी शामिल हैं। एक्सीडेंट के समय बस में लगभग 50 से ज़्यादा यात्री सवार थे। पुलिस और रास्ते से निकल रहे राहगीरों की मदद से गंभीरों को जिला अस्पताल और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ ले जाया गया। जानकारी के अनुसार बस का ब्रेक फेल हो जाने के कारण बस अनियंत्रित होकर उस मोड़ से नीचे आकर एक चट्टान पर तेजी के साथ टकरा गई, जिसमें यात्रियों को काफ़ी गंभीर चोटें आईं। घायलों को पुष्पराजगढ़ सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया। उक्त घायलों के इलाज को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने BMO पुष्पराजगढ़ से चर्चा की। उसमें बहुत सारे यात्रियों को कुछ चोटें आई हैं। कितने की मृत्यु हुई है? दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और अभी हमारे पास 22 लोगों का रिपोर्ट है कि 2 जिनकी मृत्यु है उनको मिला के 22 संख्या 22 होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को, कुछ घायल मरीजों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो वो मेरे को लगता है कि 10-12 वो भी हो सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि 30-35 के आसपास होना चाहिए। अभी किनका इलाज चल रहा है? कितनों को घर रवाना करा है? अभी हमने 8 लोगों को रेफ़र किया है और बाकी लोगों का यहाँ पे इलाज चल रहा है। उनका यहाँ पे इलाज चल रहा है हमारे हॉस्पिटल में। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में विगत दिनों तेज बारिश और भारी बर्फबारी से किसानों के ऊपर सामत आ गई। गेहूं, चना जैसे फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब किसानों को राज्य सरकार से मदद की उम्मीद है। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में विगत कई दिनों से हो रही भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के पास केवल खेती के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं होता। उस पर भी यदि इस तरह से प्राकृतिक आपदा उन किसानों के ऊपर आ जाए तो निश्चित रूप से उन किसानों के अंदर की जो एक चेतना होती है, उनके अंदर का जो एक शक्ति होता है, वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हो रहे लगभग 15 से 20 दिनों की बारिश और लगातार हो रहे ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब उन किसानों को केवल राज्य सरकार से ऐसी उम्मीदें हैं कि उनकी जांच कराकर उन्हें मुआवजा अतिशीघ्र प्रदान किया जाए ताकि उनका जीवन यापन व्यवस्थित ढंग से चल सके। यही कारण है कि बहुत सारे प्रदेशों में आप लगातार सुनते रहते हैं कि किसान अपनी खेतों के फसल नष्ट हो जाने के बाद या तो स्वयं को मौत के गले लगा लेते हैं या पूरे परिवार के साथ ही मौत को गले लगाने से दूर नहीं होते। निश्चित रूप से ऐसी
प्राकृतिक आपदा से किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय होते जा रही है। अनूपपुर जिले के जतहरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेमरवार में मनरेगा की राशि का जबरदस्त बंदरबाट किया गया है। खेल मैदान के नाम पर पंचायत क्षेत्र के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है। अनूपपुर जिले के जतहरी ब्लॉक के पंचायतों में नियमों की खेल रहे हैं लोग होली। मामला ग्राम पंचायत सेमरवार में मनरेगा से 30 लाख रुपए लागत से बनाए गए ग्रामीण खेल मैदान का है, जहां ग्रामीण खेल मैदान को एस्टीमेट अनुसार 400 मीटर की एरिया में बाउंड्री खड़ा कर मैदान को समतल एवं स्वच्छ बनाना था, लेकिन खिलाड़ियों को खेल खेलने में दिक्कत न हो। लेकिन ग्रामीण खिलाड़ियों ने सरपंच, सचिव और इंजीनियर पर आरोप लगाया है कि अपने निजी लाभ के लिए ग्रामीण खेल मैदान की एरिया 200 मीटर में ही बनवाकर लागत की आधी राशि हड़प ली गई है। यहाँ तक कि खेल मैदान के अंदर बिजली के खंभे, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पत्थर के चट्टाने सहित बीच में विद्यालय और हैंडपंप पहले से स्थापित है, जो खेल खेलने के लायक नहीं है। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। इस संबंध में हमारे प्रतिनिधि ने ग्रामीण खिलाड़ियों और जिला पंचायत सीईओ सरोधन सिंह से चर्चा की। उक्त संबंध में हमारे प्रतिनिधि ने ग्रामीण युवकों व जिला पंचायत सीईओ से चर्चा की। हमारे गांव में जो खेल का मैदान बनाया गया है, वो खेल का मैदान ना बनाकर स्कूल का बाउंड्री बना दिया गया है। वहाँ कोई पिच उच नहीं है, ना कोई बैठने की व्यवस्था है, तो कहाँ खेला जाए। वहाँ खेलने पर जाने पर मैम सर डांटते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लग जाएगा, ये हो जाएगा, और न बनाने पर, पिच न बनाने पर पूरे पैसे निकाल लिए गए हैं और वहाँ खेलने की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ ग्राउंड बना दिया गया है स्कूल का। खेल मैदान में ये सर बुराई है कि जो उसमें पेड़ पौधा है और फिर विद्यालय भी है अंदर। वो विद्यालय जो है, वो विद्यालय वाला जो टीचर है वहाँ का प्रेशर डालता है कि हाँ हम खेलने नहीं देंगे उसको, बच्चों को। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पास, और फिर खंभे हैं, और फिर बनना चाहिए तो 300 मीटर, वो 250 मीटर का बन गया है लंबाई चौड़ाई उसका। आपने मुझे अभी ध्यान में लाया है कि इसके पहले मेरे को किसी ने ध्यान में नहीं लाया था। मैं इसकी जांच कराऊंगा कि वो खेल मैदान लायक है कि नहीं। यदि नहीं होगा तो फिर कार्रवाई करेंगे। अनूपपुर विधानसभा के कद्दावर कांग्रेसी नेता विसाहुलाल सिंह के पाला बदलने से उनके कई पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। मध्य प्रदेश की राजनीतिक उठापटक के बीच यदि हम अनूपपुर जिले की बात करें तो अनूपपुर जिले से अनूपपुर विधानसभा के पूर्व कांग्रेसी नेता, कद्दावर नेता, जो कि कांग्रेस सरकार में कई बार मंत्री के पद पर भी सम्मानित रह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की ओर अपना रुख कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जाने के बाद अनूपपुर जिले के कई बड़े नेताओं ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी कयास लगाया जा रहा था कि अनूपपुर जिले के जिलाध्यक्ष, जिनको जयप्रकाश अग्रवाल के नाम से जाना जाता है, वह भी विसाहुलाल सिंह के काफ़ी करीबी थे। यह भी लोगों के अंदर एक बात उभर कर आ रही थी कि जैसे ही विसाहुलाल सिंह ने इस्तीफा दिया है, शायद वे भी अपना इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं दिया। जबकि अनूपपुर ब्लॉक अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और अनूपपुर जिला के कार्यवाहक अध्यक्ष सिद्धार्थ शिव सिंह ने अपना इस्तीफा कांग्रेस आलाकमान को भेज दिया है। जहाँ तक माननीय विसाहुलाल सिंह जी की बात आपने की, विसाहुलाल सिंह जी वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे सीनियर नेता हैं और 1980 से विधायक हैं। कई बार पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। 15 वर्ष बाद कांग्रेस की सरकार आई और सभी देख रहे थे कि इतने वर्षों में वो कभी कांग्रेस छोड़ के नहीं गए। बुरे से बुरे वक्त में, खराब से खराब समय में भी उन्होंने कांग्रेस का दामन थामे रखा और कांग्रेस को मजबूत किया। मजबूत आदिवासी नेता है इस पूरे संभाग के, इस प्रदेश के। लेकिन उसके बावजूद जब मंत्रिमंडल का विस्तार की बारी आई तो उनको नजरअंदाज किया गया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खामोशी रखी और ऐसा महसूस होता था हम लोग को कि आगे उनके साथ न्याय होगा। लेकिन देखिए 15 महीने लगभग हो गए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ और वो भी इंतजार करते रहे कि चलिए ठीक है, पार्टी से अगर कोई गलती हुई है तो गलती उसे पार्टी सुधारेगी। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ और अंत में उन्हें एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा।
हम लोग तो सब माननीय बिसाहू लाल सिंह जी के साथ हैं और जो उनके साथ गलत हुआ है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में ये बहुत सदमे वाली बात है, लेकिन वो हमारे नेताजी ने जो निर्णय लिया है हम लोग उनके निर्णय के साथ हैं। दूसरी बात, सिंधिया जी के विषय में आप पूछे, सिंधिया जी सबसे कांग्रेस के कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, और कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि 15 वर्ष बाद अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में तो उसमें एक बहुत बड़ा अहम योगदान सिंधिया जी का है। लेकिन उनके साथ भी आप देख ही रहे हैं 15 महीने में जो उनके साथ उचित न्याय होना चाहिए था, उनकी योग्यता उनकी क्षमता के हिसाब से, वो उनके साथ भी नहीं हुआ, तो अंत में उन्हें भी निर्णय लेना पड़ा। तो ये सब गलतियां हुई हैं और आज उसी का परिणाम है कि माननीय सिंधिया जी को भी त्यागपत्र देना पड़ा और माननीय बिसाहू लाल सिंह जी को भी त्यागपत्र देना पड़ा। इतना ही मुझे आपसे कहना है, बस। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की वर्तमान समय पर जो सियासी उठापटक चल रही है, इस बीच में आपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अनूपपुर से इस्तीफा दे दिया, तो आपने इस्तीफा क्यों दिया? हमने इस्तीफा इसलिए दिया कि जो हमारे नेता हैं बिसाहू लाल सिंह जी, वही हमको सब कुछ से नवाजे थे, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, विधायक प्रतिनिधि बनाए। तो जब नेताजी ही त्याग पत्र दे दिए तो इसलिए हमने कहा कि नेताजी ही बनाए थे और नेताजी को ही समर्पित कर दिए कि जहाँ नेताजी रहेंगे अपन उनके साथ रहेंगे। शुरू से संबंध है, दोस्ती है, स्नेह प्रेम हम लोग को दिए हैं और गार्जियन तुल मैं मानता हूँ और वो भी मेरे को भाई तुल मानते हैं, हर दुख सुख में साथ देते हैं। तो उनकी दुख सुख में हमेशा मैं साथ दिया हूँ और देते रहूँगा। आपके साथ साथ और कितने लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? हमारे ब्लॉक में जी, जब मैंने ऐसा सुना तो मैंने पूरे ब्लॉक के कमेटी जो है, ब्लॉक का, सेक्टर का, मंडलम का, सभी पदाधिकारियों को मैंने मीटिंग ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय जमुना में रखा था। सभी लोग के सामने मैंने बोला कि ऐसी ऐसी जानकारी मुझे मिला है, आप लोग सबको क्या कहना है। सभी मंडलम के, सेक्टर के सभी पदाधिकारीगण, ब्लॉक के पदाधिकारी बोले कि सर आप क्या चाहते हैं। मैं कि देखो हम चाहते हैं वो मत काम करो, हम तो नेताजी के साथ हैं और नेताजी का कोई आदेश नहीं है कि आप लोग इस्तीफा दो। आप लोग का जो विचार है बताओ। बोले कि आप जहाँ इस्तीफा कर दे रहे हैं तो हम लोग भी आपके साथ हैं और आप अगर नेताजी के साथ हैं तो हम लोग भी नेताजी के साथ हैं, पूरे ब्लॉक के लोग। और हमने गांव में 3 दिन दौरा किया ना, कि सभी कार्यकर्ता तो नहीं आ पाते हैं, न महिलाएं आ पाते हैं, तो हमने हर जगह गया और हर लोग से मिला और हर पंचायतों में मैंने मीटिंग रखा, हर लोग से मिला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप लोग क्या चाहते हो, कैसे करना चाहिए, सलाह दो। तो वो लोग भी यही बात बोला कि हम लोग आपके साथ हैं और आपके नेताजी के साथ हैं, जहाँ नेताजी रहेंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 80 से लेकर आज तक बहुत नेता हुए, लेकिन हमारे क्षेत्र का, हमारे विधानसभा का विकास करने वाला मात्र बिसाहू लाल सिंह एक ऐसा नेता हुए जो हर गांव को विकास कराए, यहाँ तक कि जिला बनाए। तहसील नहीं था, यहाँ उप तहसील बनवाए, तहसील बनवाए, जिला बनवाए, कलेक्ट्रेट बनवाए और आईजी और कमिश्नर बैठाया। और आज बिसाहू लाल सिंह नेता के चलते ही हमारे विधानसभा आज मध्य प्रदेश में सबसे टॉप का विधानसभा माना जाता है। इतना विकासशील एक मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के, उनके भी क्षेत्र में इतना विकास नहीं हुआ है। रामनगर थाना के प्रधान आरक्षक राम प्रसाद प्रजापति पर 60,000 रुपए की रिश्वत की मांग को लेकर रीवा लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की। अपराधी प्रधान आरक्षक के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने धारा 7 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत कार्रवाई की। रामनगर थाना निवासी राजेंद्र साहू उम्र 36 वर्ष ने लोकायुक्त पुलिस रीवा से इस बात की शिकायत की कि रामनगर थाना में पदस्थ कुछ पुलिस कर्मियों ने उसके साथ जबरदस्ती वसूली की है। नाम आरोपी का है श्री राम प्रसाद प्रजापति, पद प्रधान आरक्षक, थाना रामनगर, जिला अनूपपुर। सबसे बड़ी बात यह है कि उक्त आरोपी प्रधान आरक्षक राम प्रसाद प्रजापति ने शिकायतकर्ता राजेंद्र साहू से चेक बाउंस की शिकायत को रफा दफा कर एफआईआर दर्ज न करने के एवज में 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसे दिनांक 14 मार्च 2020 के अपराह्न आरोपी प्रधान आरक्षक श्री राम प्रसाद प्रजापति को रिश्वती रुपये कमल देव मंडल, हेड कैशियर, सेंट्रल बैंक, न्यू राजनगर के माध्यम से
आरोपी क्रमांक 2 धीरेन्द्र सिंह पटेल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को भेजकर रिश्वती रुपए लिए गए, जिसे रंगे हाथ पकड़ा गया है। आरोपी धीरेन्द्र सिंह द्वारा आरोपी प्रधान आरक्षक रामप्रसाद प्रजापति एवं कमल देव मंडल के कहने पर रिश्वत के रुपए लिए गए हैं। आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 7 का भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर श्री राजेंद्र वर्मा पुलिस अधीक्षक लोक आयुक्त रीवा के निर्देश पर श्री बी.के. पटेल उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा के नेतृत्व में श्री प्रमेन सिंह निरीक्षक, श्री अनूप सिंह ठाकुर निरीक्षक एवं 18 सदस्यीय टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई। उक्त कार्यवाही के संबंध में लोकायुक्त अधिकारी मनोज सिंह सर ने सुष्मिता शर्मा, अमित सेनगुप्ता सर। भैया थोड़ी आप उधर सर मैं जानना चाहता सर शिकायतकर्ता जो सर राजेंद्र साहू जी है, राजेंद्र साहू है, उन्होंने ये बताया कि राम प्रसाद जी ने चेक बाउंस को रफा दफा करने के लिए इतना पैसा मांगा। सर हमारा प्रेशर ये जानना चाहता है कि सर वो कौन सा चेक था और कितने का चेक था और किसको दिए थे और क्यों दिए थे। हमारे यहाँ शिकायत की गई थी, जिसका सत्यापन किया गया, तो इस संबंध में शिकायत थाने में किया जाना पाया गया था। डिटेल विवेचना के दौरान हमें दस्तावेज आज उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। प्रभारी द्वारा बताया गया है कि उसके अलमारी में दस्तावेज रखे हुए हैं, पूरी फाइल अलमारी में रखी हुई है, जिससे इस संबंध में अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। सर ये आपके जो शिकायतकर्ता राजेंद्र साहू हैं, बाकी उनके रजिस्टर जो हमें मिले हैं उनमें शिकायत दर्ज होना पाया गया है। सर जो शिकायतकर्ता को राजेंद्र साहू है, तो जो पैसा ये धीरेन्द्र के पास कहाँ कैसे आ गया? पैसा तो प्रजापति जी ने राजेंद्र साहू से मांगा था, तो धीरेन्द्र साहू के पास जो बता रहे हैं कि पैसा धीरेन्द्र साहू देने गया था। इनकी शिकायत पर अपराध सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पे अपराध पंजीबद्ध कर आज टेप दल आयोजित कर यहाँ पे टेप दलाया हुआ था। यहाँ पहुँचने पर मोबाइल फोन से शिकायतकर्ता के उसे आरोपी प्रधानारक्षक से बात कराई गई, उनकी बात नहीं हो पाई। इस दौरान एक सेंट्रल बैंक में हेड कैशियर हैं, कौन मंडल नाम इसका, मंडल कमलदेव मंडल, वो इमीडिएटर काम कर रहे थे इसमें। उनसे फोन से बात की गई, उन्होंने कहा वो सीधे आपसे नहीं पैसा लेना चाहते हैं, फलाने को मैं बाहर हूँ, मैं फलाने को भेज रहा हूँ, जिसमें धीरेन्द्र देव का नाम आया, धीरेन्द्र पटेल का, मैं इसको भेजना तो पैसा दे दीजिए। पुनः उससे संपर्क किया गया, तो उसके द्वारा बताया कि हाँ उसको दे दें। कमल देव धीरेन्द्र बोला कि पैसा कमल देव ने बात किया प्रजापति से, प्रजापति ने कहा कि आप पैसा ले लो। उन्होंने कहा कि मैं मुगल सराव में हूँ, मैं पटना में हूँ, तो मैं इसको भेज रहा हूँ, उसको पैसे दे दीजिएगा धीरेन्द्र को। हाँ, उसके बाद उससे भी फोन से बात कराएगा, उसने कहा ठीक है, तो उसको पैसे फिर डिलीवर कराएगा। धीरेन्द्र लेकर देने आ रहा था राम प्रसाद को। धीरेन्द्र को देने के बाद पुनः प्रयास किया गया कि राम प्रसाद को पैसा दे दीजिए। राम प्रसाद ने कहा भी, बात किया, और ये नाले के पास मिलने के लिए कहा था, तो कहीं से आशंका हो गई, तो आज वो वहां नहीं आया। सर इसमें आरोपी कौन कौन है? इसमें आरोपी 3 हैं। एक तो प्रधान रक्षक राम प्रसाद प्रजापति, जो थाना राजनगर में पदस्थ है। दूसरा धीरेन्द्र कुमार पटेल, जो मैं आपके सेंट्रल बैंक में दैनिक भोगी कर्मचारी है। और तीसरा है मंडल, कहाँ से लगे, हाँ, श्री कमल देव मंडल, हेड कैशियर है। सर तीनों किन धारा खिलाफ करवाई गई धारा? इसमें धारा 7 का 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं 120B भारतीय संविधान 120B। ठीक सर, आम जनों को भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए सर आपका संदेश? मेरा संदेश तो आप सामने है। पूरी टीम हमारी 12:30 मतलब सुबह से चली हुई है, 7 बजे से, और अभी तक लगी हुई है, और जाते जाते सुबह हो जाएगा। तो इसलिए लोकल कर्मठता तो आपको दिख ही रही है। आप लोगों को सहयोग चाहिए। ठीक, थैंक यू सर। आप लोग इसमें बधाई के पात्र हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच हमारे प्रतिनिधि ने अनूपपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल से चर्चा की, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में था, हूं और रहूंगा। जयप्रकाश जी,
मध्य प्रदेश में जो सियासी भूचाल मचा हुआ है जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सत्ता में रहेगी। जनता का जनादेश माननीय कमलनाथ जी को कांग्रेस पार्टी को मिला था, तो कांग्रेस पार्टी का जनादेश साबित रहेगा। ये जो राजनीतिक उठापटक चली, उस उठापटक के बीच में अनूपपुर विधानसभा के चहेते नेता रहे माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी, वो बीजेपी ज्वाइन कर ली, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने नेता माननीय बिसाहू लाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो पुनर्विचार करें और कांग्रेस पार्टी में वापस आएँ, हम उनका सम्मान करेंगे। बिसाहू लाल के द्वारा उठाए गए इस कदम से कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं में आक्रोश तो होगा? नहीं, मुझे अभी 2 दिन के अंदर मेरी बहुत सारे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बात हुई। उन सबका विचार है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। इतना सब होने के बाद बिसाहू लाल जी ने आपके ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी है। ये उनकी मानता है, वो बहुत बड़े नेता हैं, हमारे भी नेता हैं, सम्मानित हैं। वो अगर हम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे तो अच्छी बात। बिसाहू लाल के द्वारा एक सावधान स्लोगन करके उनके लेटर पैड में सोशल मीडिया में एक सर्कुलेट हो रहा है, उसमें लिखा गया है कि जयप्रकाश अग्रवाल मेरे नेता हैं, ना कि मैं उनका नेता हूँ। ये उनकी महानता है, वो हमारे, मैं पुनः बोल रहा हूँ, बड़े भाई हैं, बहुत बड़े नेता हैं। अभी तक उनके कथनानुसार अभी तक मेरे कहने पर वो चलते रहे हैं, तो मैं पुनः आज आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मेरी बात पुनः मान लें और कांग्रेस पार्टी में वापस आ जाएं। अच्छा, ये मानना उचित होगा कि जहां उनका कहना है कि मैं आज तक जयप्रकाश अग्रवाल के कहने पे चल रहा था, तो यही बात आपकी मान सकते हैं कि एक बार आप बोले कि वापस आ जाए? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी तक अगर मेरी बात मानते थे तो आज भी मेरी बात को माने और कांग्रेस पार्टी में वापस आ जाए। और उनने अपने स्लोगन में एक चीज़ और कही है कि कांग्रेस के जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे भूपेंद्र सिंह, उसका भी आरोप आपके ऊपर ही गढ़ा जा रहा है। अब ये तो जिले की जनता जानती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं कि जिस समय भूपेंद्र सिंह जी पार्टी से अध्यक्ष पद से हटाया गया तो मैं क्या था उस समय। मैं उस समय एक साधारण कार्यकर्ता था। मैं इस बात के लिए भी आभारी हूँ बिसाहू लाल जी को कि एक साधारण से कार्यकर्ता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। उनकी क्या सोच थी उस समय, तो मैं बहुत उनके साथ नहीं बैठता था, तो मेरी बात मानते थे कि नहीं, क्या कह सकता हूँ। 2 वर्ष पूर्व जतहरी में नगर परिषद का चुनाव संपन्न हुआ है, उसका भी ये आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा कि कांग्रेस प्रत्याशी गीता सिंह को आपने ही टिकट दिलाई थी। बिल्कुल ये बात सही है कि हम चाहते थे कि श्रीमती गीता सिंह जो कांग्रेस में 2500 साल से कार्य कर रही थी, पदाधिकारी थी, क्योंकि महिला सीट थी तो उनका अधिकार था, इसलिए मैंने उनकी पैरवी की थी। मैं बिल्कुल इस बात को सहमत हूँ। और उसके पहले भी जब नगर परिषद का चुनाव हुआ था तब भी मैंने राम अग्रवाल अवधेश को लिए भी सहमत दिया था, उसको मिला, उस समय जीते थे हम। तब मेरी बात नहीं आई थी कि जयप्रकाश के कहने पर राम को टिकट दी गई और राम जीता। अगर गीता सिंह जी चुनाव हार गई तो मैं अपने उसको भी स्वीकार किया था कि जनादेश मेरे मनसानुरूप नहीं हुआ। बिसाहू लाल के बीजेपी में ज्वाइन करने से अनूपपुर विधानसभा को क्या क्षति हो सकती है? मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे अनूपपुर ज़िले के बहुत सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बात हुई है, बड़े पदाधिकारी भी और बहुत छोटे हमारे जो एकदम युवा कार्यकर्ता हैं, उनकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं। उन सब लोगों ने ये कहा कि भैया हम लोग कांग्रेस के साथ मुस्तैदी के साथ रहेंगे, जो कोई भी जाता है भाजपा में वो उसका व्यक्तिगत फैसला होगा। आप अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 128 वर्ष 29 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस संकट के दौर से गुजर रहा है। बहुत सारे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं और हमेशा भी ये रहा है कि छोटे स्तर के कार्यकर्ता कभी अपने स्वार्थों के लिए पार्टी नहीं छोड़े हैं। इस बार भी मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि पार्टी पे बने रहें। संकट की घड़ी है, निश्चित रूप से दूर होगी और कांग्रेस मजबूती के साथ पुनः आएगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जयप्रकाश जी, ये मान लिया जाए कि बिसाहू लाल को यदि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया या कोई मंत्री नहीं बनाया गया, उससे रुष्ट होकर के उन्होंने भाजपा ज्वाइन की? नहीं, देखिए पार्टी के अंदर तो हम भी चाहते थे, बहुत वरिष्ठ नेता हैं
और उसके लिए मैं कई बार जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इवन आदरणीय बावरिया जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, आदरणीय कमलनाथ जी सहित सभी नेताओं के पास मैंने इस बात को रखा और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को रखा कि हमारा जिला, हमारा क्षेत्र माननीय बिसाहू लाल जी को मंत्री के रूप में देखना चाहता है, उनके विकास उनसे करवाना चाहता है। तो आप लीजिए, और अभी रविवार को हमारी मुख्यमंत्री आवास में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई। वो इस बात को सहमत थे कि हम बिसाहू लाल जी को मंत्री बनाएंगे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या परिस्थिति बनी और आज जो परिणाम है आपके सामने है। जमुना टाउनशिप में विगत कई माह से पेयजल संकट गहराते जा रहा है। सिविल विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पेयजल की अव्यवस्था बनी हुई है। यदि हम ACCL जमुना कोतमा क्षेत्र में जमुना टाउनशिप की बात करें तो काफ़ी समय से वहां पर पेयजल व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों में काफ़ी रोष व्याप्त था। उसी पेयजल व्यवस्था की कमी को दूर करने के लिए सिविल विभाग ने लगभग 1 करोड़ के बजट से लतार गांव की ओर जाने वाले पूर्व समय पर खुले हुए OCM में, जहां की काफ़ी मात्रा में पानी का भंडारण है, वहां से पाइपलाइन बिछाकर जमुना फिल्टर तक पानी लाने का प्रयास किया गया। हालांकि इस पूरे कार्य में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, लेकिन वह भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सवाल यह उठता है कि यदि इतने बड़े राशि का उपयोग केवल पेयजल व्यवस्था के लिए किया गया था तो वह इतनी जल्दी ही खत्म कैसे हो गया। इसी चीज़ को लेकर जमुना कोतमा क्षेत्र में स्थित श्रम संघ HMS उस अव्यवस्था को लेकर, उस मापदंड को लेकर 26 मार्च से आंदोलन की राह पर उतरने की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि 1 करोड़ की राशि आखिर इस तरह से अव्यवस्थित क्यों की गई। उसके बाद हालांकि जमुना कोतमा क्षेत्र के सिविल विभाग ने मुर्धवा में एक अंडरग्राउंड बोर से पानी की व्यवस्था कर जमुना फिल्टर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी नियमित रूप से कालडी कर्मचारियों को प्रतिदिन पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसके चलते कालडी श्रमिक काफ़ी दुखी हैं। कोतमा लहसुई कैंप मार्ग की हालत वर्षों से दयनीय बनी हुई है। संपूर्ण रास्ते में खतरनाक गड्ढे कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं, लेकिन उक्त मार्ग के रखरखाव की ओर कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। कोतमा से लहसुई कैंप जाने वाला मुख्य मार्ग आज वर्तमान समय से ही नहीं, काफ़ी समय से पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सवाल यह उठता है कि आखिर लोगों को इन परेशानियों से कब तक जूझना पड़ेगा। इसकी कई बार शिकायतें नगरपालिका परिषद कोतमा व ACCL प्रबंधन के साथ भी किया गया, लेकिन आज तक दोनों ही विभाग इस सड़क की व्यवस्था को देखने के लिए किसी भी प्रकार का अपने हैसियत का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि पूर्व में इस मार्ग की व्यवस्था को लेकर ACCL प्रबंधन इस मार्ग की दुरुस्तता उसे बनाने के लिए लगातार अग्रसर रहती थी, लेकिन वर्तमान समय पर ACCL प्रबंधन भी उस मार्ग के देखरेख के लिए किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कोतमा से लेकर लहसुई कैंप तक का यह मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। थोड़ी सी बरसात में यह मार्ग तालाब में तब्दील हो जाता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोतमा से जब लहसुई कैंप की ओर अपन प्रस्थान करते हैं तो रेस्ट हाउस के पास ACC के ज़माने का बना हुआ पुल कभी भी पूरी तरह से धराशायी हो सकता है। हल्की बरसात में भी उस पुल के ऊपर पूरा पानी भर जाता है, जिसमें लोगों को आने जाने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि पूरे मार्ग में जिस तरह से खतरनाक गड्ढे बन चुके हैं वह कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। हम लोगों की तरफ से यह निवेदन करना चाहेंगे कि चाहे वह ACCL प्रबंधन हो या कोतमा नगरपालिका, शीघ्रता के साथ इस मार्ग को दुरुस्त करने का प्रयास करे, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की ऐसी दुर्घटना न हो सके जिससे लोगों की जान चली जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कोतमा कॉलोनी इकाई ने NRC और नागरिकता कानून पर विगत दिनों एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें
कॉमरेड महेश श्रीवास्तव और कॉमरेड गोस्वामी ने लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किए। विगत दिनों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने संतोषी दफाई में एक जनसभा आयोजित कर एनआरसी और नागरिकता कानून के बारे में एक सभा का आयोजन किया, जहां उनका उद्देश्य था हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम उसके लिए संकल्पित हैं। उस सभा में प्रमुख वक्ता कॉमरेड गोस्वामी ने अपने विचारों से सभी लोगों को संबोधित किया। नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है, वो जो कानून है उसके तहत देना है तो नहीं देना तो मत दो। लेकिन तुम धर्म के आधार पर ये कानून बना दोगे कि वहां से हिंदू आएगा फलाना आएगा तो देंगे और मुसलमान आएगा तो नहीं देंगे, ये धर्म के आधार पर ये बनाया, आपने कानून बनाया, ये मूलतः हमारे भारत के संविधान के विपरीत है, खास करने का कानून है। ये लोगों को वोट से वंचित करना नंबर 1, नंबर 2, वो जिस तरीके से टी लगाकर, जिस तरीके से काला निशान लगाकर दस्तावेज मांगकर वो प्लानिंग के साथ उन्हें पहले नागरिकता संदिग्ध करेंगे, फिर वोट से वंचित करेंगे और वोट से वंचित करने के बाद फिर उन्हें डिटेंशन कैंप से लेकर दूसरी जगह की तैयारी करेंगे। और डिटेंशन कैंप का मतलब ये नहीं है कि वो डिटेंशन कैंप में भेज दिया और वहां जाकर के आराम से खा पी रहे हो पड़े हैं, वो नहीं है। वो डिटेंशन कैंप पूंजीपतियों की जहाँ फैक्ट्री होंगी उनके पास करेंगे ताकि आपसे काम लिया जा सके और आपको मजदूरी नहीं देना पड़े, सिर्फ जानवरों की तरह खाओ कल तक के जिंदा रहने के लिए और काम करो। ये बाकायदा प्लानिंग के साथ वो ये योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। जो संविधान पे विश्वास करता है, जो भारत का रहने वाला है, आम नागरिक है, आम आवाम है, हम उसको जगाने का काम कर रहे हैं, उसको जागृत करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये एक छोटा सा कार्यक्रम आज बंद कमरे में कर रहे हैं, लेकिन आगामी दिनों में हम गली गली में करेंगे, मोहल्ले मोहल्ले करेंगे और आप तमाम जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे मेहनत कर बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, उनसे भी ये अपील करेंगे कि अगर आज आपकी समझ में हमारा ये कार्यक्रम आता है तो इसको और आगे तक पहुंचाएं, इसको लोगों तक पहुंचाएं, जागरूक करें। ये कार्यक्रम हम शुरू करें आज का। विश्व सहित भारत देश भी अब कोरोना वायरस से अछूता नहीं है। लोगों के अंदर कोरोना को लेकर भय भी व्याप्त है। एहतियात के तौर पर अनूपपुर जिला कलेक्टर व बीएमओ ने निम्न जानकारी आमजन के लिए प्रदान की। कोरोना वायरस को लेकर केवल समूचे विश्व में ही नहीं, अपने देश में भी अब लोगों के अंदर एक भय व्याप्त हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हर व्यक्ति को, हर आम लोगों को उससे सचेत रहने की आवश्यकता है और प्राथमिक उपयोग हम कैसे बचें, किस चीज़ से दूर रहें, इस चीज़ की आवश्यकता की जानकारी उन्हें होना बहुत आवश्यक है। इसी संबंध में हमने विगत दिनों कोतमा स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ से इस संबंध में चर्चा की। सर, पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी जद्दोजहद है, लोगों के अंदर काफ़ी भय है। हालांकि अपना मध्य प्रदेश अभी इससे अछूता है, लेकिन बहुत सारी एडवाइजरी जारी हो चुकी है। तो यदि किसी मरीजों को अपन कोई संदेश देना चाहें तो प्राथमिक रूप से क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल वो डरे ना और एहतियात के तौर पे अपने को ध्यान रखना है कि अभी ऐसे जगह जहाँ पे इनके केसेस पाए गए हैं कोरोना वायरस के, उन जगह पे ट्रेवलिंग से बचें। दूसरा,
साफ सफाई का ध्यान रखें। इसमें जितनी बार हो सके अपने हाथ का साबुन से धोएं और एल्कोहल बेस जो हैंड वॉश आते हैं उसका इस्तेमाल करें। शरीर के अपने हाथों से चेहरे को, आँख को या नाक को छूने से बचें। मास्क का इस्तेमाल करें और अगर किसी को खांसी, सर्दी खांसी वगैरह है तो उनसे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। यदि मान लीजिए अपने यहाँ कोई ऐसा संक्रमित मरीज यहाँ पर आता है तो उसके जांच के लिए क्या अपने यहाँ कोई सुविधा है? हालांकि अपने पास नहीं है। अगर ऐसा केस आता है तो जिला लेवल पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जिस तरह से लक्षण वाले मरीज अगर आते हैं तो हम उसको जिला के लेवल भेज देंगे और वहाँ पे 14 दिन तक हम उसको आइसोलेशन वार्ड में निगरानी पे रखेंगे। पीछे ये फिंगर्स के बीच में, फिर ये नाखूनों को इसके साथ ऐसे रगड़ना, फिर ये अंगूठे को इस तरह से साफ करना और फिर हाथ को ऐसे पूरा, ताकि ये सब जगह से जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है कीटाणु हमारे नाखूनों में रहते हैं, तो हैंड वॉश इतना ही। कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकार ने सभी विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की विविधता को लेकर विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरह से 31 मार्च तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी संबंध में जब हमने सोमवार को आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे तो यह देखने को मिला कि किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे मौजूद नहीं थे। इस संबंध में जब हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से चर्चा की तब उन्होंने हमें यह जानकारी प्रदान की। आपका आंगनबाड़ी खुला है लेकिन बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, तो बच्चे यहाँ पर क्यों नहीं आए? सर ये आदेश हुआ है कि बच्चे को नहीं बुलाना है सर। जी ठीक, इसीलिए तो हम लोग ये शासन का आदेश है कि 31 मार्च तक आंगनबाड़ी पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो यदि कोई बच्चे आते हैं मान लीजिए, तब आप क्या करेंगे? सर उनको बता देंगे कि शासन का आदेश है कि बच्चों को नहीं बैठाना है जी, इसलिए बच्चों को नहीं बैठाए हैं। ठीक। आपके आंगनबाड़ी में आज बच्चे मौजूद नहीं हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि कोरोना वायरस फैला है सर, उसके कारण माता पिता लोग बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। नहीं, जो शासन ने आदेश जारी किया है कि 31 मार्च तक सारे आंगनबाड़ी बंद रहेंगे, उसकी जानकारी आपको है कि नहीं? जी सर है ना? हाँ जी। तो कल से आप आंगनबाड़ी पूरी तरह से बंद करेंगे या अपने लिए खोल के रखेंगे? हम लोग आंगनबाड़ी खोलेंगे, गृह भेंट करेंगे, जो वजन है वजन करेंगे घर में जा जाके और समझाइश देंगे, जो टेक अवे दिया गया है पूरा उसके आधार पर बताएंगे घर घर जाके। हमारा तो ड्यूटी है, हमको तो रहना ही पड़ेगा 9 बजे से लेके 3 बजे। मान लीजिए कोई अभिभावक अपने बच्चों को भेज देता है बिना जानकारी के, तब आप क्या करेंगे? हम बच्चों को ले जाके उनके घर पहुंचाएंगे और उनको समझाइश देंगे कि आप मत भेजिए, क्योंकि अब ये तो वो फैला ही है, कोरोना वायरस बोलते हैं, तो उनके कारण तो मना ही करेंगे आने के लिए। भालूमाड़ा संतोषी दफाई स्थित आर्यन एकेडमी विद्यालय जानवरों की धमा चौकड़ी से परेशान है। जानवरों का यह हाल है कि विद्यालय के मैदान के साथ साथ बच्चों के कमरों में भी प्रवेश कर जाते हैं। संतोषी दफाई में स्थित आर्यन एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल वर्तमान समय पर जानवरों की आवाजाही को लेकर काफ़ी परेशान है। उस विद्यालय के संचालक का कहना है कि स्कूली टाइम पर लगातार जानवरों का मैदान में आना जाना और यहाँ तक ही नहीं, क्लासरूम में भी जानवर कभी कभार घुस जाते हैं, जिससे बच्चे वहाँ से उठकर मैदान की ओर भागने में मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमने पशुओं के मालिक को कई बार निर्देश दिया, उन्हें सूचना दी कि आप अपने जानवरों को बांध कर रखें ताकि हमारे विद्यालय परिसर पर वे जानवर ना आए, लेकिन लगातार जानवरों का आना जाना विद्यालय परिसर पर जारी है। आप देख सकते हैं कि सारे पशु विद्यालय के प्रांगण पर खड़े होकर, विद्यालय के मैदान पर खड़े होकर विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को अवरुद्ध कर रहे हैं। जिला अस्पताल शहडोल के सामने एक कार में अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगने से पहले ही चालक व अन्य कार से बाहर निकल चुके थे, लेकिन फायर ब्रिगेड के जल्द न पहुंच पाने से उक्त कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। लगी है लेकिन अच्छा नहीं लगता, पता लोग बोलेंगे साला एक गाड़ी।
विगत दिनों जिला शहडोल में जिला चिकित्सालय के सामने एक चलती कार में अचानक ही आग लग गई। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि आग लगने के साथ ही ड्राइवर सहित जो उस सवार पर व्यक्ति मौजूद थे वह कार से बाहर आ गए। लेकिन देखते ही देखते उस कार में आग इतनी तेजी के साथ फैली कि किसी को भी उसे बुझाने का समय नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह उठती है कि उस कार की आग को देखने के लिए काफ़ी संख्या में वहां पर भीड़ मौजूद हो गई। दोनों तरफ से आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। जबकि यदि हम नगरपालिका परिषद की बात करें, उस घटना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर नगरपालिका का अमला वहां पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड भी वहां पर मौजूद है। लेकिन कार को बुझाने के लिए उस नगरपालिका के अमले की गाड़ी, यदि हम फायर ब्रिगेड की बात करें तो वहां पर नहीं पहुंच पाया और वह कार पूरी तरह से जलकर राख हो गया। सवाल यह खड़ा होता है कि यदि इस तरह की लापरवाही नगरपालिका परिषद की होगी तो आने वाले समय पर यदि ऐसी ही दुर्घटनाएं शहर के अंदर होंगी तो वो कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। इसी के साथ इस सप्ताह की प्रमुख गतिविधियों को हम देते हैं यहीं पर विराम। अगले सप्ताह की नई गतिविधियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।